नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी माहौर। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार चुनाव में अंतिम दौर के प्रचार की। बात करेंगे अमेरिका चुनाव की, जानेंगे कि पीएम मोदी को राहुल गांधी ने क्या कहा। साथ ही बात होगी नीतीश के सामने बौनी बीजेपी की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी लोन मोरेटोरियम पर टली सुनवाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के नाम लिखा पत्र, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील की। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर पड़ सकती है एनपीए की चोट, करीब 60,000 करोड़ रुपए फंसने की है आशंका। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में पुनर्गठन करने का भी है अनुमान। चौथे कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 724 अंकों की तेजी के साथ 41,340 और निफ्टी 211 अंकों की तेजी के साथ 12,120 पर हुआ बंद। और आईपीएल 2020 में कल सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा प्लेऑफ का मुकाबला। जीतने वाली टीम खेलेगी क्वालिफाइड 2। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। इसके लिए प्रचार अभियान थम चुका है। प्रचार अभियान के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होगा। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। अंतिम चरण में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 1,208 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और सबसे कम 9 उम्मीदवार जोकीहाट, बहादुरगंज, त्रिवेणीगंज और ढाका विधानसभा सीट पर मुकाबले में है। साथ ही आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भी तीसरे चरण में ही वोट डाले जाएंगे। लोकसभा सीट पर 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। आखिरी चरण के चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल, तो यादव बहुल कोसी और ब्राह्मण बहुल मिथिलांचल की कुछ सीटों पर चुनावी लड़ाई होनी है। राज्य के 15 जिलों में होने वाले तीसरे चरण के आम चुनाव में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं। तीसरे चरण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी 46 सीटों पर और 25 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सीपीआई माले 5 और सीपीआई ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू सबसे ज्यादा 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के 35 प्रत्याशी मैदान में हैं और वीआईपी की 5 और हम की 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने करीब 2 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब इन तमाम दिग्गजों की किस्मत 7 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसके बाद सबकी निगाहें चुनाव परिणाम पर ही टिकी होगी। राजीव जी, प्रचार अभियान थम गया है और अब मतदाताओं की बारी है कि वो किसे सत्ता सौंपेंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है। नीतीश की उम्र 69 साल है। ऐसे में अपनी राजनीतिक पारी की समाप्ति का ऐलान इतनी जल्दी करना क्या नीतीश का राजनीतिक दांव है या उन्हें अपनी हार तय दिख रही है? जी दामिनी, बिहार चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले नीतीश कुमार का ये कहना कि ये उनका आखिरी चुनाव है, ये बहुत सोचा समझा हुआ राजनीतिक दांव लगता है। क्योंकि इस ऐलान के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अंत भला तो सब भला, यानी वो इसे अपना आखिरी चुनाव बताते हुए जनता से अपने लिए जीत मांग रहे हैं। नीतीश कुमार उम्र के दरअसल जिस पड़ाव पर हैं उसमें कम से कम 5 साल की और राजनीति वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अब चुनाव न लड़ने की बात कही है। वैसे आपको बता दूं दामिनी कि 2004 से वो किसी चुनाव में नहीं उतरे हैं। आपको याद होगा कि 2005 में वो विधान परिषद के सदस्य बने और मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने हमेशा विधान परिषद की सदस्यता का रास्ता ही चुना। वैसे आखिरी चरण के मतदान के ऐन पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान ये दिखाता है दामिनी कि नीतीश कुमार शायद अपने लिए सहानुभूति वोट चाहते हैं। अब तक उनकी सभाओं में कई बार उनके विरोध में नारेबाजी और पत्थर उछालने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, जो जतलाती हैं कि जनता के बड़े वर्ग में उनकी सरकार के लिए नाराजगी है। इधर चिराग पासवान जिस तरह का खेल खेल रहे हैं उसमें भी उन्हें संशय हो सकता है कि भाजपा उन्हें छोड़ करके चिराग का साथ दे सकती है। तेजस्वी यादव की सभाओं में उमड़ती भीड़ उनकी हार के डर को और बढ़ा रही है। इन सब बातों को देखते हुए यही लगता है कि आखिरी चुनाव का ऐलान सोचा समझा नीतीश कुमार
कुमार का राजनीतिक दांव है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के साथ ही वोटों की गिनती जारी है। अब तक आए परिणाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। परिणाम की कश्मकश के बीच दोनों उम्मीदवारों में बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। तो क्या है अमेरिका में नतीजों का हाल, ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। मतदान खत्म हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन नतीजों की तस्वीर साफ नहीं हुई है। उल्टा इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव के पहले के लगभग सभी सर्वे बता रहे थे कि बाइडेन आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि अब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन बहुमत के करीब पहुंच गए हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी हार जीत की जद्दोजहद के बीच दोनों उम्मीदवारों में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के करीब पहुंचे जो बाइडेन ने इस बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बाइडेन का कहना है कि उनकी सरकार बनने पर अमेरिका वापस से पेरिस एग्रीमेंट में शामिल हो जाएगा। दरअसल बीते बुधवार को ही अमेरिका आधिकारिक रूप से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी पहले इसका ऐलान किया था और अब सारी प्रक्रिया पूरी हुई है। लेकिन जो बाइडेन ने चुनाव जीतने पर ठीक 77 दिनों में इसे दोबारा से ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आरोप लगाया गया था कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा धनराशि अमेरिका देता है, लेकिन क्लाइमेट को सबसे ज्यादा नुकसान भारत, चीन जैसे देश पहुंचाते हैं। ऐसे में उन्हें भी अमेरिका जितनी राशि देनी चाहिए। इतना कहने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने का ऐलान किया था। गौरतलब है कि अमेरिका में मंगलवार यानी 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए थे, लेकिन बुधवार तक नतीजे साफ नहीं हो पाए, जबकि अमूमन अमेरिका में इलेक्शन की रात को ही तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन इस बार महामारी के कारण ज्यादातर वोट मेल इन के जरिए डाले गए हैं। यही कारण है कि वोटों की गिनती में वक्त लग रहा है। अब बाइडेन जीत से सिर्फ 6 कदम दूर हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट का रुख करने के लिए कमर कस ली है। बता दें कि मतगणना के रुझानों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी हुई और इसी के साथ ट्रंप ने पूरे देश में वोटों की गिनती रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी किया था। बहरहाल अभी आंकड़े पूरी तरह से आने बाकी है, तो कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कौन जाएगा व्हाइट हाउस, इस जवाब का इंतजार अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे बिहार चुनाव पर भी तमाम सियासी दलों की नजरें टिकी हैं और राजनीतिक भविष्य भी। आज प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पार्टी के लिए समर्थन जुटाने की अपील की और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर तल्ख टिप्पणियां करते रहे हैं और अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर नया आरोप लगाया है। राहुल ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, रोजगार की कमी एक ऐसी राष्ट्रीय समस्या है जो गहराती जा रही है। मोदी सरकार सिर्फ खोखले वादे करना जानती है, समाधान करना नहीं। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की है उसमें कहा गया है कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर महीने में रोजगार के अवसर में करीब 60% की गिरावट आई है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। इस समय बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा उठाकर केंद्र और बिहार सरकार की कमजोर नस को दबा दिया है। इससे पहले भी राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान मजदूरों के पलायन, कृषि कानून और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। अब उनकी बातों से जनता पर क्या असर पड़ता है, ये तो बिहार चुनाव के नतीजों के साथ ही समझा जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की अंतिम लड़ाई 7 नवंबर को होगी। आखिरी दौर की बाजी को अपने पाले में करने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। राहुल गांधी तो बीजेपी को घेर ही रहे हैं और बीजेपी पहले से ही परेशान है, क्योंकि तीसरे फेज का मुकाबला बीजेपी के लिए बेहद अहम है। अगर यहां बीजेपी मात खा गई तो उसे न सिर्फ विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि जेडीयू के सामने बौना भी बनना पड़ेगा।
बिहार में बीजेपी हमेशा से ही जेडीयू का हाथ थामकर चलती आई है। जब जब उसने अकेले कदम बढ़ाए हैं तब तब उसे हार का सामना करना पड़ा है। हार के इसी डर से वो अब की बार नीतीश के साथ कदम बढ़ा रही है। पहले और दूसरे चरण में उसने जेडीयू के साथ सियासी दलों को चुनौती दी, लेकिन अब आखिरी चरण के रण में मिथिलांचल और सीमांचल के इलाकों में होने वाले चुनाव उसके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि तीसरे चरण में बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी के खाते में 19 सीटें इन इलाकों से आई थी। वहीं साल 2010 के चुनाव परिणाम को देखें तो 35 सीटों में से बीजेपी के खाते में 27 सीटें आई थी। इस चुनाव में भी बीजेपी की कोशिश है कि वो साल 2010 से भी ज्यादा सीट जीत सके, ताकि सत्ता की राह आसान हो सके, क्योंकि कहा जाता है कि मिथिलांचल और सीमांचल ने जिस पर मेहरबानी दिखाई, बिहार में उसकी सरकार बननी तय है। अब तक के चुनावी इतिहास ने इस बात को साबित किया है। इस लिहाज से बीजेपी ने तीसरे चरण के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। सत्तारूढ़ दल ने तीसरे चरण का रण जीतने के लिए नई रणनीति भी बनाई है। तीसरे चरण के लिए बीजेपी की रणनीति। बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों को पहली बार मौका दिया। बगहा, बथनाहा और रक्सौल में नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे। कुल 35 उम्मीदवारों में 10 सवर्ण और 10 वैश्य हैं, 3 यादव, 3 कुर्मी, कुशवाहा और 5 अनुसूचित जाति। 4 ईबीसी के उम्मीदवारों को टिकट पार्टी ने दिया। इस चरण में 6 महिलाओं को टिकट मिला। इन दिग्गजों की साख दांव पर। वहीं बनमखनी से पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि की साख दांव पर लगी है। मोतिहारी से कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर से नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा भी चुनावी मैदान में हैं। अब तीसरे चरण में बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना है। उसने आखिरी मौके को अपने कब्जे में करने के लिए हर रणनीति अपनाई है। 78 में से 35 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए नए चेहरों के साथ महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। लेकिन अगर वो ये चुनाव हार जाती है तो उसे जेडीयू के सामने हमेशा झुककर रहना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश अपने वर्चस्व के आगे बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी तीसरे चरण का चुनाव बीजेपी की साख और जेडीयू के साथ के लिए बेहद अहम है। अब देखना होगा कि वो साल 2015 और 2010 से अच्छा रिकॉर्ड बना पाती है या फिर उसके हाथ हार लगती है। बिहार में बीजेपी को नीतीश के सामने बौना बनना पड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जरूर कद बढ़ाने की जुगत में है। आज अमित शाह भी ममता के गढ़ में गरजे। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई, साथ ही बीजेपी की जीत के लिए जनता का साथ भी मांगा। अमित शाह ने इतनी मेहनत ना तो बिहार चुनाव में की और ना ही दूसरे राज्यों के उपचुनाव में, जितनी मेहनत वो अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं। शाह की नजर ममता के गढ़ पर टिक गई है, जिसे जीतने के लिए वो पूरे जतन कर रहे हैं। नड्डा का दौरा रद्द करवाकर वो बंगाल पहुंचे हैं और सीएम ममता के खिलाफ हुंकार भरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ममता सरकार का अंत करीब आ गया है। उन्होंने बंगाल के लोगों से अपील की कि बीजेपी को एक मौका दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहां पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरकस प्रयास करेंगे। शाह ने ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं को रोकने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक और ममता सरकार को लेकर भयंकर गुस्सा दिखाई पड़ता है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के प्रति आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है। बंगाल में केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा बंगाल के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी, बंगाल के गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ममता सरकार को हटाना जरूरी है। उन्होंने बंगाल के लोगों से बीजेपी को एक मौका देने की बात कही। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने कहा कि ममता सरकार जानबूझकर केंद्र की योजनाओं को रोक रही है। बंगाल में किसानों को 6,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं और गरीब को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सुविधा नहीं दी जा रही है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए हैं, उनको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में ये बात है कि आप इन योजनाओं को रोककर बीजेपी को रोक लेंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है।
अब शाह ने बंगाल पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन यहाँ जीत हासिल करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सामने ममता बनर्जी खड़ी है। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 3 दशक से पश्चिम बंगाल के सत्ता में काबिज लेफ्ट का सफाया कर दिया था। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी दीदी का दबदबा दिखा था। ऐसे में बीजेपी का कमल खिलना बेहद मुश्किल है। राजनीति में कब कौन ताकतवर हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो टीआरपी में फर्जीवाड़ा करके ताकतवर बनने वाले चैनलों पर लगाम कसने की तैयारी सरकार कर रही है, क्योंकि ये गोलमाल सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 4 सदस्यों का पैनल बनाया है। सरकार अब टीआरपी को लेकर गाइडलाइन भी बदल सकती है। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहतर है। पत्रकारिता का पहला काम जनता को निष्पक्ष और सच्ची खबरें बताना होता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ कुछ टीवी चैनल्स अपनी पहुंच को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करने में जुट गए हैं और टीआरपी में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जब से फर्जी टीआरपी का मामला सामने आया है, तब से सरकार के होश उड़ गए हैं। इसीलिए अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अलग अलग पहलुओं की स्टडी और मौजूदा दिशा निर्देशों में बदलाव के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पाती करेंगे। 4 सदस्यीय समिति में आईआईटी कानपुर के स्टैटिक्स प्रोफेसर डॉक्टर शलभ, टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र के कार्यभारी निदेशक राजकुमार उपाध्याय और आईआईएम बेंगलोर के पब्लिक पॉलिसी प्रोफेसर सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी पुलक घोष शामिल होंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि देश में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों को संसदीय समिति, टेलीविजन रेटिंग अंकों पर समिति और ट्राई की सिफारिशों के बाद अधिसूचित किया गया था। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि कुछ सालों से जिन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा था, उन पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत थी, जिसके बाद समिति का संगठन किया गया। मंत्रालय के मुताबिक ट्राई की हालिया सिफारिशों, तकनीकी प्रगति और हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए एक विश्वसनीय और पारदर्शी रेटिंग प्रणाली के लिए प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया है। नई समिति मौजूदा टीआरपी प्रणाली का मूल्यांकन करेगी और समय समय पर दी गई ट्राई की सिफारिशों की जांच करेगी। इसके साथ ही इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। समिति पुराने नियमों में बदलाव के साथ मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली के लिए सिफारिशें करेगी। अब सरकार तो टीआरपी पर सख्ती की तैयारी में है। अब देखना होगा कि इससे धांधली कहां तक रुकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात लोन मोरेटोरियम पर टली सुनवाई की। लोन मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार राहत का आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन 6 महीने की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज भी लोन मोरेटोरियम मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन लोन पर मोरेटोरियम लेने वाले लोगों को ब्याज पर ब्याज के मामले में सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। तो कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत दी है। सरकार ने ब्याज पर ब्याज माफी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इस दौरान केंद्र ने सर्कुलर जारी करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस समय सीमा को नकारते हुए 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में इतना समय क्यों लगना चाहिए। आज भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज को माफ किए जाने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार और आरबीआई का धन्यवाद देते हुए कहा, छोटे कर्जदारों का हाथ थामने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि महामारी के कारण लगी पूर्णबंदी में कई लोगों की नौकरियां चली गईं। ऐसे में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल था। तब रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की सहूलियत दी थी, यानी लोन पर किस्तें टाल दी गई थी। किसी लोन पर मोरेटोरियम का लाभ लेते हुए किस्त नहीं चुकाई तो इस अवधि का ब्याज मूलधन से जुड़ जाएगा, यानी अब ब्याज पर ब्याज लगेगा। इसी ब्याज पर ब्याज का मसला सुप्रीम कोर्ट में है। लोन मोरेटोरियम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।